हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRK पाठशाला में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर क्लास 10th ऑफ ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। So student, our first topic is what is resources. So everything in our environment which can be used to satisfy our needs is called resources. मतलब environment में वो सारी चीज़ें जो हमारे need को satisfy करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Resources बोलते हैं। For example, land, water, animal, minerals, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जिनका हम यूटिलाइज करते हैं, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है, क्या इन्वायरमेंट में मौजूद सभी चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं? तो उसका आंसर कुछ इस तरीके से है कि कुछ जो रिसोर्सेज या कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कुछ क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। सो द रिसोर्सेज शुड बी फर्स्ट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। जब कोई भी एनवायरनमेंट में मौजूद थिंग जब इन तीन क्राइटेरिया को पूरा करती है तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई ऐसा रिसोर्स है उसके लिए हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक ही नहीं है जिसका हम उसे यूज कर सकें, तो वो रिसोर्सेज नहीं कहलाएगा, है ना। या फिर हमारे पास इतने ज़्यादा इकोनॉमी हमारी नहीं है या हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि हम उस रिसोर्स का यूटिलाइज कर सकें, तो वो भी किसी भी कारण से हमारा रिसोर्स नहीं हो सकता। इसी तरीके से कुछ कल्चरली अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है रिसोर्सेज, तो वो भी हमारा क्या नहीं कहला सकता? रिसोर्स नहीं कहला सकता। तो बेसिकली एनवायरनमेंट में मौजूद सारी थिंग्स जो इन तीन क्राइटेरियाज को पूरा करती हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। ओके, सो अभी क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसको क्या किया जाता है, हम मतलब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं मटेरियल को और उसको अपनी यूटिलाइजेशन के हिसाब से क्या कर लेते हैं? हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। सो ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेज का जो मेन और एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है वो कौन होते हैं? हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? बिकॉज वी ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी थिंग अगर मान लीजिए एनवायरमेंट में है लेकिन अगर हम उसको यूज ही नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। तो हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? बाय सम टेक्नोलॉजी, और अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है, हम कुछ मटेरियल्स को जो होते हैं हम हमारी यूटिलिटी के हिसाब से क्या कर लेते हैं? उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं और उनको हम यूज करते हैं। तो ऐसी सारी थिंग्स क्या कहलाती हैं? आपकी रिसोर्सेज कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी यूज रिसोर्सेज। अब देखिए, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको किस तरीके से यूज किया जाता है। पहली चीज तो क्या हो जाती है? आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब नेचर, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। रिसोर्सेज जब तक अवेलेबल नहीं होंगे तो हम उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरी चीज आती है आपकी टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नेचुरल रिसोर्स की बात करूं, आपके सॉइल है। अब उस सॉइल से हम थ्रू टेक्नोलॉजी या फिर हम हमारे द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग अलग मटेरियल्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर यूटिलाइजेशन। और उनको बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमारी फैक्ट्रीज आ जाती हैं, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों का यूज कौन करता है? हम ह्यूमन बींग्स करते हैं टू ट्रांसफॉर्म वन मटेरियल अवेलेबल इन अवर नेचर इनटू द रिसोर्स। ओके, चलिए, तो ये जो रिलेशन होता है फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब नेचर का, टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशन का और हम ह्यूमन बींग्स का, इस पूरे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम तीनों चारों ही क्या करते हैं? एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं इसके लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। चलिए इसकी हम एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप मीन्स ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब ह्यूमन जो होते हैं वो नेचर में अवेलेबल मटेरियल्स का यूज करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी और क्रिएट करते हैं उनको कहां पर? इंस्टीट्यूशन में, ताकि क्या कर सकें? वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ा सकें, उसको एक्सेलरेट कर सकें। ओके,
सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। यहाँ पर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये एक चार्ट है, इससे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है कुछ बेसिस पर, उनको जान लेते हैं हम। द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पर, मतलब स्रोत कहाँ से वो मिलते हैं, इनके बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में, बायोटिक और एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी इसको डिवाइड किया गया है दो टाइप्स पर, रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसको डिवाइड किया गया है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज पर। और द फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसको डिवाइड किया गया है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज। चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड। तो ऑन द बेसिस ऑफ भी आपको समझना है और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं ये भी आपको ध्यान से समझना है। चलिए इनको डिटेल में देखते हैं हम। सो अवर फर्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, उनके क्या स्रोत हैं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। अब बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं वो जान लेते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। सीधे सीधे आपको समझ लेना है भाई, बायोटिक वर्ड है, मतलब किसकी बात करेंगे हम, उनकी बात करेंगे जिनमें लाइफ हो। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं और उनमें क्या होती है, जीवन होती है या फिर उनमें लाइफ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स, मतलब हम लोग हो गए, फ्लोरा फूना हो गए, फिशरीज हो गए, लाइव स्टॉक्स। तो ये जितनी भी चीजें जहां पर क्या होती है, जीवन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। इसी के अपोजिट क्या होता है आपका, एबायोटिक रिसोर्सेज होता है। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कहां से मिलते हैं, बायोस्फीयर से मिलते हैं, बट वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, मतलब उनमें लाइफ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें जो हैं, है ना, ये सारे क्या कहलाते हैं, आपको मिलते तो जरूर बायोस्फीयर से हैं, बट इनमें लाइफ नहीं होते। तो आप शॉर्टकट में इस तरीके से समझ सकते हो कि बायोटिक का मतलब समझ जाना आप लिविंग थिंग्स, एंड नॉन बायोटिक या फिर एबायोटिक का मतलब आप समझ जाना क्या, नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं रिसोर्सेज को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी मात्रा में वो अवेलेबल है, कितना उनका यूज होना है। ओके, सो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। चलिए रेन्यूएबल रिसोर्सेज समझते हैं हम। द सोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर कॉल्ड रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आप रेन्यूएबल रिसोर्सेज का वर्ड देखते हो तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज में रिन्यू वर्ड आता है, तो वहीं से आपको समझ जाना है ऐसे सारे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो, रिप्रोड्यूस हो, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, रेन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, है ना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाती हैं। और ये हमारे पास, हमारे नेचर में भरपूर मात्रा में मौजूद है। ओके, वहीं अगर हम बात करें नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो द रिसोर्सेज ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, है ना। हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास क्या है, लिमिटेड मात्रा में मौजूद हैं और जिनको बनने में क्या होता है, काफी ज्यादा समय लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मिनरल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स मतलब आपके जो नेचुरल गैस हो गई, कोल हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है, आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाती हैं। क्यों इसको हमने एग्जॉस्टिबिलिटी की कैटेगरी में रखा है, बिकॉज दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, है ना। तो मतलब अगर एक बार इनका स्टॉक खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, इनको कई मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे दोबारा बनने में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हम दो रिसोर्सेज के टाइप्स को डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज रेन्यूएबल, मतलब जो रिप्रोड्यूस हो सके, रिन्यू हो सके, और नॉन रिन्यूएबल मतलब सीधी सीधी बात इसका अपोजिट, जो रिन्यू ना हो सके और रिप्रोड्यूस ना हो सके, या फिर रिन्यू होने में उनको क्या लगे, बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। आप यहाँ पिक्चर में भी साथ में देख सकते हो, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्या, सोलर एनर्जी वगैरह, विंड एनर्जी वगैरह, ये किस में आ जाएगा, आपका रेन्यूएबल में आ जाएगा। ऑयल, नेचुरल गैस एंड
कोल आ जाएगा आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। इससे इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस को भी समझ सकते हो और टाइप्स अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो उसमें भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप का मतलब क्या होता है समझते हैं। ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व, मतलब किसका किस पर अधिकार है ना, एक तरीके से आप समझ सकते हो उस पर। तो इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट वन इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड द सेकंड वन इज कम्युनिटी रिसोर्सेज। और भी इसके टाइप्स हैं जिसको हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। सो इंडिविजुअल क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। कोई भी ऐसा रिसोर्स मतलब जिस पर किसका अधिकार हो, जिस पर किसी भी प्राइवेट या किसी भी वन पार्टी का ही क्या हो, अधिकार हो, जो एक कम्युनिटी से अपने उस रिसोर्सेज को क्या नहीं कर सके, शेयर नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लांटेशन हो गया, पास्चर लैंड्स हो गए, फार्म लैंड्स हो गए, है ना, आप देखते हो ये, तो ये किसके होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं। तो इन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। आपने देखा होगा कई सारे फार्म हाउस वगैरह रहते हैं, फार्म लैंड्स वगैरह रहते हैं, तो वो किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन के रहते हैं, तो इसलिए हम उनको किस कैटेगरी में रख सकते हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी में रख सकते हैं। द नेक्स्ट इज कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब ये कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होता है, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। मतलब ऐसे प्लेसेस या ऐसे रिसोर्सेज जहां पर क्या हो, जिस पर अधिकार या जिस पर आप कह सकते हैं हक जो हो वो किसका हो, एक पूरी कम्युनिटी का हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, ठीक है, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड्स, ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज कहलाते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपके एरिया में एक जो प्ले ग्राउंड है वो किसी वहां पर कोई एक ही बच्चा जाके खेले या एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले खेले, वहां पर सभी लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। या पिकनिक स्पॉट हो गया या पब्लिक पार्क्स हो गए, है ना, या फिर आपके जो बरियल ग्राउंड्स होते हैं, आई मीन जो कब्रिस्तान वगैरह होते हैं, है ना, तो इन सारी जगहों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इज नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब ये नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होते हैं ये किस पर इंक्लूड होते हैं, ये भी आपके ओनरशिप वाले, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इनको समझते हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज ओन बाय अ नेशन और अ कंट्री, ठीक है ना। जो ऐसे रिसोर्सेज जिन पर किसका अधिकार हो, जिन पर अधिकार हो उस कंट्री का, एक पर्टिकुलर कंट्री का या नेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल रिसोर्स बोलते हैं। All the minerals, water, resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, है ना। 12 nautical miles मतलब कितना होता है आपका, 22 किलोमीटर होता है, 22.2 किलोमीटर। From the coast term as टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। अभी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं, है ना, तो आप किसी भी कंट्री का आप मैप देखते हैं तो उस कंट्री का एक क्या होता है, आपका बाउंड्री होती है। उसकी बाउंड्री के बाहर जो ओशियंस होते हैं, है ना, उस ओशियन में क्या होता है कि 22 किलोमीटर तक अगर हम उसको देखें तो वो 22 किलोमीटर तक जितना भी एरिया ओशियन का होता है वो किसके अंदर आता है, उस पर्टिकुलर कंट्री के ही अंदर आता है। मतलब उसका वो कंट्री क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। और ऐसे सारे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, आपके नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रोड्स, कैनाल्स, ठीक है, रेलवेज, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। बात करें अगर इंटरनेशनल रिसोर्सेज की, इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रेगुलेट किए जाएं उसको क्या कहा जाता है, आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution, ठीक है ना। तो क्या है, अभी मैंने आपको बताया नेशनल रिसोर्सेज में क्या था आपका कि एक कंट्री है उसके आसपास जो ओशियन है, तो अपनी कंट्री की बाउंड्री से लेकर ओशियन में हम 22 किलोमीटर तक क्या करते हैं, वो हमारे अंडर में आता है। और उसके बाद का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है। मतलब उसको कोई एक इंडिविजुअल कंट्री क्या नहीं कर सकती, यूटिलाइज नहीं कर सकती, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिसोर्सेज के एग्जांपल देखें तो हम ओपन सी यूज्ड फॉर नेविगेशन, ठीक है ना, और ओपन स्काई फॉर फ्लाइट मूवमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। अभी मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं, दोनों नेशनल और इंटरनेशनल। देखिए क्या है, मान लीजिए एक मैं ये बॉक्स बना रहा हूं, ये किसी भी एक कंट्री की क्या है, बाउंड्रीज है, ओके। अब
मैं मान लेता हूं कि यहां पर से क्या हुआ, इस एरिया में इसमें क्या है, यहां पर ओशियन है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो बाउंड्री हुई, इस बाउंड्री के अलावा ये जो ओशियन स्टार्ट हो रहा है जहां से, वहां से हम 22.2 किलोमीटर तक जहां तक जाएंगे, या जिसको हम क्या बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल्स बोलते हैं, तो ये जो एरिया होगा वाटर का, ये वाटर का एरिया इसी पर्टिकुलर कंट्री का ही सोर्स कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा, जिसे हम बोलेंगे नेशनल रिसोर्स। ओके, वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, इंटरनेशनल रिसोर्स की, तो इंटरनेशनल रिसोर्स में क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, बाउंड्री है आपकी, ठीक है ना, किसी भी कंट्री की बाउंड्री है, और हमने अभी देखा कि कुछ जो होगा मतलब 22 किलोमीटर तक ओशियन का जो होगा वो किस में चला जाएगा, उसी कंट्री में चला जाएगा, और इसके बाहर का जितना भी एरिया होगा वो किस पर जाएगा, आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज में चला जाएगा, ठीक है ना। और वहां पर इस एरिया में मतलब क्या नहीं होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंट्री का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, चलिए, सो द नेक्स्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इसमें हम देखेंगे उन रिसोर्सेज को जो हमारे पास मौजूद हैं और उनका हम किस तरीके से डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, हम उनका किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। द फर्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्स एंड द सेकंड वन इज डेवलप्ड रिसोर्स। अब ये देखिए पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, द पोटेंशियल रिसोर्स आर द रिसोर्स which are found in a region but have not been utilized। अब मान लीजिए कहीं पर भी हमको पता है, ऐसा मालूम है हमको, वी नो कि इस जगह पर, इस प्लेस पर, यहां पर क्या है, हमारा रिसोर्स मौजूद है, अवेलेबल है, बट हम उसका यूटिलाइज अभी नहीं कर पा रहे हैं। मे बी हम उसका यूटिलाइज फ्यूचर में कर सके, है ना। हो सकता है अभी हमारे पास कुछ ऐसा, हम इतने इकोनॉमिक डेवलप नहीं हो, है ना, हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हो कि हम उसको एक्सेस कर पाएं, या वैसी टेक्नोलॉजी नहीं हो जिसे हम क्या कर पाएं, एक्सेस कर पाएं, बट हमें उनकी अवेलेबिलिटी का पता हो, तो ऐसे रिसोर्स क्या कहलाते हैं, आपके पोटेंशियल रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल विंड एंड सोलर एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात। अब देखिए विंड एंड सोलर एनर्जी जो है वो गुजरात और राजस्थान में ज्यादा है, हमें पता है, बट अभी हम उसका उतने तरीके से क्या नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज में रखते हैं। बात करें अगर डेवलप्ड रिसोर्सेज की, तो डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है, जिनका हम एक्चुअल में यूज करते आ रहे हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा जिनका यूज करते आ रहे हैं, मतलब सर्वेड एंड क्वांटिफाइड फॉर यूटिलाइजेशन थ्रू अवेलेबल टेक्नोलॉजी। हमारे पास पूरी अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं जिनका हम क्या करते जा रहे हैं, यूज करके ऐसे रिसोर्सेज का हम क्या करते जा रहे हैं, यूटिलाइजेशन करते जा रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम। अभी देखिए यहां पर बिल्कुल भी आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है ना, कि अभी सर आपने तो क्या कहते हैं नॉन रिन्यूएबल में भी इसी के एग्जांपल दिए थे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ बेसिस पर किया गया है ना। तो आपसे क्वेश्चन में ऑन द बेसिस से क्वेश्चन पूछेगा, तो उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे। और अगर आपसे पूरा क्लासिफिकेशन पूछ रहा है तो भी आप पहले बेस बताएंगे, है ना, किस बेसिस पर हैं, और उनके बीच में डिफरेंसेस बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनदर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट आर स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज। चलिए समझते हैं सबसे पहले स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं। सो द मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are called stock resources। मतलब एनवायरमेंट में मौजूद, एनवायरमेंट में प्रेजेंट ऐसे मटेरियल जिनमें इतनी पोटेंशियल हो कि वो क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स की उनकी नीड्स जो है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट ह्यूमन बींग्स के पास वैसी टेक्नोलॉजी अभी उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा वो क्या कर सकें, ऐसे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी टू यूज इट। अब सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको H2O का, ठीक है ना। हमें मालूम है वाटर में क्या है, भी ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, पर क्या हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम इस ऑक्सीजन को वाटर से अलग कर सकें, तो उसका आंसर होगा नहीं। तो ऐसे ही जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो किस में चले जाते हैं, आपके स्टॉक रिसोर्सेज में चले जाते हैं। मतलब जो ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, जिनमें काफी पोटेंशियल है, जो हमारी नीड्स को पूरा जरूर कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है जिससे हम उसका क्या कर सकें, यूज कर सकें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। सो रिजर्व रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिजर्व रिसोर्सेज मतलब जब हम क्या करते हैं, कुछ जो रिसोर्सेज हैं
उनका हम यूज भी कर रहे होते हैं और उन्हीं को हम क्या कर रहे होते हैं, रिजर्व करके भी रख रहे होते हैं ना। जैसे कि रिवर वाटर फॉर हाइडल एनर्जी। अब जैसे कि हम जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा, तो हम नदियों में कई सारे डैम्स बनाते हैं ना। तो हर डैम क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता। कुछ डैम हम क्या करते हैं, कुछ वाटर को हम जानबूझकर रिजर्व करके रखते हैं। तो ऐसे सारे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, हमारे रिजर्व रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिसका हम बाद में या फिर फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। So our next topic is development of resources. So resources have been used by human beings indiscriminately and this had led to the following major problems. अब देखिए क्या हो रहा है ना कि हमारे पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन हम उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स है उसका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, जिससे हमारे सामने कई सारी मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सो लेट डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट वन इज डिप्लेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास कम मात्रा में मौजूद हैं, मतलब उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, अगर हम उसका सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रिसोर्सेज जो होंगे वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्लेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। द सेकेंड वन इज accumulation of resources in a few hand which in turn divided the society into two segments, rich and poor। अब क्या है, इन रिसोर्सेज का एक तरीके से ये जो रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन है वो कुछ ऐसे हाथों पर है ना, जिसके कारण आप एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है रिच एंड पुअर। अब मान लीजिए जो रिच पीपुल्स हैं वो ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं और इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि वो क्या होने लगता है, जो रिसोर्सेज होने लगता है वो होने लगता है ख़त्म, और इस सारी प्रॉब्लम का जो भी इफेक्ट है वो किसको झेलना पड़ता है, पुअर्स को झेलना पड़ता है। ठीक है ना, तो एक ये भी मेजर प्रॉब्लम है कि ये रिसोर्सेज का जो एक्यूमुलेशन है वो सही हाथों में नहीं है। द थर्ड वन इज इट हैड लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेक्शन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग नहीं करना और उनका उपयोग ज़्यादा करने से क्या हो रहा है, कुछ हमारे ग्लोबल क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेक्शन हो गया, पॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके की मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे सामने आज देखने को मिल रही है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आइए जानते हैं हम इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सो द सॉल्यूशन इज देयरफॉर अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है इन प्रॉब्लम्स को दूर करने का, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करा जाए अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी एंड एसेंशियल। मतलब कहने का ये है कि जितना ज़रूरी हो, जितना यूज़ करने का हो, उसी हिसाब से हम क्या करें, हमारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें और उतने ही हिसाब से उसका यूज़ करें। तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो लाइफ है और ग्लोबल पीस को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी बनाए गए हैं, कुछ कंसेप्ट लाया गया कि किस तरीके से ये जो रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लेक्शन जो हो रहा है उसको किस तरीके से दूर किया जाए। तो आइए समझते हैं कि वो कौन सा कंसेप्ट है जिनसे इन मेजर प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। सो द कंसेप्ट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझते हैं क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है द डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। पहली चीज कि भैया क्या करना है, हमें डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग करना है एनवायरनमेंट को। मतलब हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है ना, डेवलपमेंट की रेस में इस तरीके से नहीं भागना है जिससे हम क्या कर दें, हमारे एनवायरनमेंट को ही क्या कर दें, हम डैमेज कर दें। तो पहली चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा आपका कि डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाते हुए डेवलपमेंट करना। दूसरा आ जाता है आपका प्रेजेंट पेस ऑफ डेवलपमेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें किसका ध्यान भी रखना है, हमारे फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना है। मतलब हम सिर्फ हमारी ही नीड को ध्यान में न रखते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये जो रिसोर्सेज हैं जो हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, इनका उपयोग या इनका यूज़ इस तरीके से करें ताकि आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन जो है हमारी, वो भी अपनी नीड्स को पूरा कर पाए। एंड द लास्ट वन इज दिस कैन बी अचीव थ्रू अ प्रॉपर प्लानिंग। ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी क्राइसिस हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है।
सो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को बूस्ट अप करने के लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए हमने एक प्लान बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई? 1992 में, जिसे हम जानते हैं इंटरनेशनल अर्थ समिट के नाम से, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर हुआ था? आपका रियो डे जेनेरियो में हुआ था, और इस पे लगभग 100 नेशंस ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। और इनका जो डिस्कशन का मेन टॉपिक था वो क्या था आपका? द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। मतलब रियो अर्थ समिट 1992 में यहाँ पर डिस्कशन का जो मेन टॉपिक था वो था कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को किया जाए प्रोटेक्ट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किया जाए कम, ताकि ग्लोबल लेवल पर एक सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग। अब देखिए, अभी हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम ये जो सारी डिप्लेक्शन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है इनको किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो उसमें से हमने एक सॉल्यूशन ये भी देखा था कि हम क्या करें? रिसोर्सेज की प्लानिंग करें। तो समझते हैं हम ये रिसोर्सेज की प्लानिंग आखिर हमें क्यों करनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिया के बारे में देखते हैं। सो इन इंडिया देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। अब क्या है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया आपको मालूम है, ठीक है ना। तो इंडिया में क्या है, कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, पर उन्हीं जगहों पर कुछ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो डाइवर्सिटी है या इस तरीके की जो डिफरेंसेज हैं उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। एंड देयर आर सम रीजन्स which have acute shortage of some vital resources। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं हम राजस्थान को। सो राजस्थान जो है वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में काफी ज्यादा रिच है। भाई सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ऐसे रिसोर्सेज उसके पास खूब हैं, बट लैक्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब यहां पर आप देख रहे हो तीनों ही क्या है? आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट दो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है सेम प्लेस पर, और वहीं पर वाटर जैसे रिसोर्सेज की क्या हो गई? वहां पर कमी हो गई। तो इस तरीके की डाइवर्सिटी हो जाती है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो रिच इन वाटर रिसोर्सेज में रिच है, बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लद्दाख की बात करें तो रिच इन कल्चरल हेरिटेज और लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर। तो हम यहां पर देख रहे हैं इन एग्जांपल्स में कि एक ही रीजन में एक ही प्लेस पर क्या हो रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, और कुछ ऐसे ही रिसोर्स हैं जो बिल्कुल भी वहां पर मौजूद नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? वी बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल रिक्वायर्ड। मतलब हमें क्या होती है कि नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल पर क्या हो जाती है? हमें ऐसी सिचुएशन को दूर करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अब ये जो रिसोर्स प्लानिंग होती है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो में सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।